नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये तीनों विषयों को पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमारा दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था चल रहा था। आज दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में आगे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा किया गया 1994 से। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया 1994 से। जिला साख योजना बनाई जाती है। लीड बैंक के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। मुद्रा एवं बैंकिंग। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है गोपुरिया कमेटी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार है आरबीआई। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया था 1994 में। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है बृहत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी 1957 से। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। गिल्ड एज्ड में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक को कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन। भारतीय बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की निम्न पद्धति का अनुसरण किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की
निर्गमन प्रणाली आधारित है। न्यूनतम कोष प्रणाली पर भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन है। यह साख सृजन को कम करती है, साख सृजन को कम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल के आकलन के अनुसार 2002-03 में विकास दर होगी 5.5%, वर्ष 2019-20 में 6.9%। वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है जम्मू कश्मीर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है शेयरों का क्रय और विक्रय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए ₹115 करोड़ का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में ₹1 का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 रुपये तक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेट 7% घटाकर कर दिया गया 6.5%, वर्तमान में 5.4%। पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो दर में अंतर की कोटि रही है 1%, वर्तमान में 5.15%। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है जानी जाती है रिवर्स रेपो दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता लिक्विडिटी बनाए रखने हेतु जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। बैंकों को अपने नकद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, इसे कहते हैं SLR। एक बैंक दर जो नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि को उधार देता है कहलाती है रेपो दर। विविधीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करता था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए वह सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में ब्याज रेट घटाई गई है। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था 8%, वर्तमान में 5.15%। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया है वर्ष 1969 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात निरंतर बढ़ा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 17। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। अभी हाल में स्वाभिमान नामक से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घर तक बैंकों को पहुंचाना। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधि जमाएं। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों को
साख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले जाना। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ICICI बैंक अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ 1969 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया नाबार्ड के अधीन। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। वर्ष 1995 से 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता आयात निर्यात आयात बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। प्रतिच्छाया बैंकिंग वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना वित्तीय समावेश की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। निम्नाय निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है BHEL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था। नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे YH मालेगांव। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं राजा J चेलैया। नरसिम्हम समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। नरसिम्हम समिति भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया गया है तारापुर समिति द्वितीय द्वारा। स्वयं सहायता समूह HSG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता नाबार्ड। मुद्रास्फीति घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है पूंजी बाजार। नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे नौ उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। CBDT जुड़ा रहता है आयकर के करों के साथ। गिल्ड आधारित बाजार के मायने हैं सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में पूंजी निर्धारण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गिल्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता समुद्री बीमा पर। एक्चुअली शब्द संबंधित है बीमा से। शब्द बुल तथा बियर जुड़े हैं शेयर बाजार से। कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है क्रिसिल। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय है प्लास्टिक मनी। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है काली मुद्रा। BSE ग्रीनेक्स में सम्मिलित है 25 कंपनियां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक
LIC और GIC और IDBI। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। यह भारत सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है एवं इसके शेयर बाजार को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है, बम्बई शेयर बाजार। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, केयर और इक्रा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है निक्की। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है सेबी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वर्ष 1882 में। निजी क्षेत्र का साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली 1993 में। भारतीय वित्तीय प्रणाली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। CBDT जुड़ा रहता है आयकर से। विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं की सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है ICICI बैंक। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर पर कार्यरत है केंद्रीय सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्यिक बैंक। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है जनपद स्तर पर। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था झांग में। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक तेजिटेक्स प्रारंभ किया गया था 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था IDFC बैंक को। नेक्स्ट है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अवमूल्यन भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया वर्ष 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापारिक देश को ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आच्छादित है उपभोग साख एवं निवेश साख। आर्थिक नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग वह पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में फैला। छठी योजना में पंचवर्षीय योजना में किस योजना का ध्येय समपोषणी वृद्धि था? 12वीं। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्रों पर। 11वीं योजना के प्रारूप
प्रपत्र के अनुसार लक्षित समवृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि दर पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ भौतिक संरचना को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए जाएंगे 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य है 4%। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग का अंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संविधानेतर संस्था है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने में। राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 को। 10वीं योजना की समाप्ति तक साक्षरता दर बढ़ाकर पहुंचानी है 75%। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर है बचत दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समवृद्धि दर अधिकतम थी फल एवं सब्जियों में। 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था ऊर्जा क्षेत्र को। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर रखी गई 7%। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर रखी गई 7%। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है संचार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है व्यापार के लिए। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 1000 बिलियन। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 4%। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य है 9%। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था जी मर्डल द्वारा। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया 3री पंचवर्षीय योजना में। विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था 4th पंचवर्षीय योजना में। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। योजना आयोग 1999-20 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया गया था उड़ीसा में। योजना आयोग रिपोर्ट 1999-2000 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा यहाँ पर। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है 4%। 1999-2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2005-06 के वर्ष में आंकी गई है 8 तथा 9% के मध्य। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार आरंभ किया गया था 1975 में। भारत में अनवरत योजना कार्यशील थी 1978 से 1979 में। 2001-2002
वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही 5.4%। आर्थिक आयाम कृषि एग्रीकल्चर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही क्रम है? उत्तर प्रदेश पहले पे, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। 2017-18 में भी चल रहा है वही सही। भारत में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई 1985 में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9। काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1977 में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का। हरित क्रांति से भारत के सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी लक्ष्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास परियोजनाओं के। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी तिलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है तिलहन। NAFED संबंधित है कृषि उत्पादों के विपणन से। NAFED संबंधित है कृषि विपणन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। NAFED नेफेड। हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ गेहूं। भारत चावल सबसे बड़ा निर्यातक 2015 हो गया थाईलैंड को प्रतिस्थापित करते हुए। 2019 में शीर्ष देश भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। माही सुगंधा प्रजाति है धान की। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बरानी दीप किस्म है धान की। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। वह कृषि उत्पाद जो अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। बासमती चावल देश का 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन जी को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। वर्ष 2011 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1985 में। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। पीत क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। 2 दल वाली तिलहन फसल है मूंगफली। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान।
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश 2011 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था 24.5%। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही 2004-05 में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। संप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है ऋण भुगतान में माफ़ी। कृषि गणना 1995-96 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत है 7.8%। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफ़ी व चाय उत्पादों के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।